हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग के पार्ट 7 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हम सेल सिग्नलिंग के 6 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट, यदि आप लोग सेल सिग्नलिंग का ये पार्ट 7 डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे आपके डाउट्स रहेंगे आपके माइंड में। तो सबसे पहले आप लोग सीक्वेंस वाइज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, यानी कि आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से सेल सिग्नलिंग के सारे टॉपिक्स समझ में आएंगे। पार्ट 7 के अंदर आज हम कवर करेंगे कोलेरा टॉक्सिन मैकेनिज्म के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने IP3 डैक पाथवे, कैम पाथवे को डिस्कस किया, जिसमें वो भी GPCR पाथवे का यूज करके सेल्यूलर रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो कोलेरा टॉक्सिन है ये भी GPCR पाथवे का यूज करके हमारी बॉडी के अंदर डायरिया कॉज करता है। तो यहाँ पर हमें डायरिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना होगा। डायरिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ये मैकेनिज्म समझने में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। राइट, तो डायरिया बेसिकली अगर किसी पर्सन को डायरिया हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होने लगती है। कॉमन इसको हम दस्त बोलते हैं। अगर हम डायरिया के सिम्टम्स की बात करें तो जैसे वॉमिटिंग आना, या एब्डोमिनल पेन होना, या वजन का बहुत तेजी से घट जाना, वेट लॉस होना, फीवर होना या ब्लीडिंग होना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर किसी पर्सन को डायरिया हो जाता है तो आपको कौन कौन से फूड नहीं खाने चाहिए, कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि स्पाइसी फूड होते हैं। स्पाइसी फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इरिटेंट्स कॉज करते हैं, यानी कि जलन पैदा करते हैं। फ्राइड भोजन है या फिर मसालेदार भोजन होता है, ये सब नहीं खाना चाहिए। डायरिया पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि डाइजेस्ट करने में उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें किस प्रकार के फूड खाने चाहिए। तो हमें बेसिकली पता है कि डायरिया में हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो इन कंडीशन में हमें उस प्रकार के फूड्स खाने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, साथ में आयंस भी मिले, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने वाले फूड जैसे कि वाटर हो गया, जूस हो गया, या वाटरमेलन हो गया, अवाकाडोस, बनाना या कोकोनट वाटर, या जनरली डॉक्टर जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं ORS का घोल या लेमन जूस। ये सब डिहाइड्रेट को प्रिवेंट करते हैं। या मूंग दाल या बॉयल पोटैटो, कुछ इस प्रकार के फूड खाने चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं। राइट, तो डायरिया जो होता है वो जनरली 4 से 5 दिन में, जो कॉमन डायरिया होता है 4 से 5 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार अगर इलाज ना प्रॉपर किया गया हो तो डायरिया जो होता है वो काफ़ी विकराल रूप भी ले लेता है। जैसे इसी बेसिस पर हमने डायरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्यूट डायरिया जो कि कॉमन डायरिया है, परसिस्टेंट डायरिया जिसमें लगभग 2 से 4 हफ्ते तक डायरिया रहता है, या क्रॉनिक डायरिया जिसमें आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। ये 4 हफ्ते से भी ज़्यादा। जनरली क्या होता है कि अगर इलाज ना किया जाए तो क्रॉनिक डायरिया की स्टेज आ जाती है जिसमें आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। बॉडी से सारा जो फ्लूइड होता है, आयंस होते हैं, जो वाटर होता है, वो सब का सब डिहाइड्रेट होने लगता है। राइट, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे। हमने यहाँ पर कोलेरा टॉक्सिन मैकेनिज्म को क्यों पढ़ा सेल सिग्नलिंग के अंदर, क्योंकि ये भी GPCR पाथवे का यूज करता है और डायरिया कॉज करता है। राइट, तो डायरिया जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है, यानी कि कोलेरा टॉक्सिन के सोर्सेज क्या होते हैं। तो डायरिया जनरली विब्रियो कोलेरी कंटेमिनेटेड फूड, अगर आप लोग गंदा भोजन खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो उसके अंदर विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया होता है जो कि कोलेरा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे में अगर आप लोग गंदा भोजन खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं तो आपको डायरिया होने का खतरा रहता है। कोलेरा टॉक्सिन को हम एंटेरोटॉक्सिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल होती है उसी को टारगेट करता है। राइट, इसको हम कोलेराजन भी बोलते हैं। इसको हम कैपिटल CTX या CT से भी डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, यदि हम डिस्कस करें कोलेरा टॉक्सिन की स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मैकेनिज्म को समझने के लिए, आप लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। ये जो टॉक्सिन है ये मल्टीमेरिक होता है या ओलिगोमेरिक होता है। टोटल 6 सब यूनिट का मिलकर बना होता है, यानी इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 6 सब यूनिट दिखाई देंगी। एक तो बीच में होता है, बाकी 5 इसके सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बीच में सेंटर में आपको सब यूनिट दिखाई दे रही है इसे हम A सब यूनिट से डिनोट करते हैं, और इसके जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, ये B सब यूनिट है। A सब यूनिट का फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन शो करता है, यानी कि ये मेन काम तो इसी का होता है। इसके बाद ये जो B सब यूनिट है ये बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये जो है रिसेप्टर बाइंडिंग में हेल्प करता है। रिसेप्टर कहाँ होता है वो सारी चीजें आपको आगे आगे समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो A सब यूनिट जो होती है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को शो करती है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। राइट,
A1 डोमेन एंड A2 डोमेन, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो A1 डोमेन होता है वही कैटालिटिक सब यूनिट होता है। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो कि मैं यहीं पर इस डाउट को भी यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा और आपको पता भी होना चाहिए। ये जो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर कोलेरा टॉक्सिन बनाने वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसके अंदर ये जीन आता कहाँ से है, तो इस चीज को आपको समझना है। तो आपने बैक्टीरियो के फेज के बारे में अच्छी तरह से अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये जो है बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। तो टॉक्सिन बनाने वाले, जो कोलेरा टॉक्सिन बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, ये एक फाज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, राइट। अब ये फाज जब जाकर के इस विब्रियो कोलेरी को अटैक करेगा, बैक्टीरियल जीनोम और फेज जीनोम जब आपस में इंटीग्रेट होते हैं थ्रू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मेथड के द्वारा, नाउ दिस बैक्टीरिया कैन मेक टॉक्सिन। अब ये बैक्टीरिया सक्षम है, कैपेबल है कोलेरा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ये जो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कोमा शिफ्ट बैक्टीरिया होता है। अब इसमें यहां पर क्या समझना है, इस मैकेनिज्म को समझने से पहले एक चीज आपको सेल सिग्नलिंग के पर्सपेक्टिव से समझनी होगी। सेल सिग्नलिंग के अंदर जो लिगेंड है वो कौन है। अब यहां पर जो लिगेंड का फंक्शन कौन करता है, कोलेरा टॉक्सिन। रिसेप्टर का फंक्शन कौन करता है, GM1 गैंग्लियोसाइट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल होती है उसके एपिकल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है, ये है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, जो कि टारगेट सेल होती है कोलेरा टॉक्सिन की। अब जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को ग्रहण करता है, तो ये जो टॉक्सिन है उस फूड के साथ या उस वाटर के साथ उसकी एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए उस पर्सन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के एपिकल सरफेस पर प्रेजेंट रहती है GM1 गैंग्लियोसाइट्स, जो कि एक रिसेप्टर का काम करती है। तो ये जो टॉक्सिन है वो आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और इस बाइंडिंग में हेल्प करती है बी सब यूनिट्स। बी सब यूनिट्स जो होती हैं, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर में डिनोट हो रही है, ये बाइंडिंग में या अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। अब रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये जो पूरा का पूरा टॉक्सिन है, सेल इसको एंगल्फ कर लेती है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये सेल इसको एंगल्फ कर लेती है, यानी कि इसका हो जाता है इंटरनलाइजेशन। अब ये अंदर आने के बाद इसका होता है रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये जो है गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू पास होती है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, पूरे टॉक्सिन की स्ट्रक्चर में सिर्फ A1 सब यूनिट जो कैटालिटिक सब यूनिट है वही आगे पास होती है। तो बाकी की सब यूनिट क्या हुआ, इसके चारों तरफ जो सब यूनिट थी इसका काम था अटैचमेंट करना, रिसेप्टर से बाइंड करना, राइट। तो उसका मेन फंक्शन जो था उसने अपना रोल प्ले कर दिया, वो खत्म हो गया। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो A सब यूनिट होती है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, A1 डोमेन एंड A2 डोमेन। A1 डोमेन जो होता है वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता है, यही कैटालिटिक सब यूनिट होता है। ये जाकर के G प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, राइट। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको काफी अच्छे से बताया कि G प्रोटीन कैसे एक्टिवेट होता है। G प्रोटीन की 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा सब यूनिट पर G प्रोटीन के GDP बाउंड होता है, गुआनोजाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि वो इस समय इनएक्टिव स्टेज में पड़ा है, लेकिन जैसे ही उस पर GTP बाउंड होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो A1 कैटालिटिक सब यूनिट होती है ये G प्रोटीन का ADP राइबोसाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से GS अल्फा जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद आपको पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो है डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि अपनी बीटा और गामा जो सब यूनिट है उनसे अलग हो जाता है और मेम्ब्रेन में आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर भले ही मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही हो रहा है, राइट। ये जो G प्रोटीन है एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाता है और इसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है ये जाकर के एडिनाइलिल साइक्लेस, यानी जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है एडिनाइलिल साइक्लेस, उसको ये एक्टिवेट कर देती है। एडिनाइलिल साइक्लेस जब एक्टिवेट होता है तो वो सेल के अंदर स्टोर्ड ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी साइक्लिक AMP जो होता है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो प्राइमरी मैसेंजर ये हमारा टॉक्सिन होता है, कोलेरा टॉक्सिन, और सेकेंडरी मैसेंजर इस पूरे के पूरे रिएक्शंस के अंदर या इस मैकेनिज्म के अंदर साइक्लिक AMP हो। अब ये जो साइक्लिक AMP है इसकी भारी मात्रा में सेल के अंदर इसका प्रोडक्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर ये जो G प्रोटीन है इसका रीएसोसिएशन नहीं हो पाता, यानी कि ये दोबारा से जाकर अपनी बीटा या गामा सब यूनिट से नहीं मिलता, जिसकी वजह से हाईली अमाउंट में सेल के अंदर साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन होता चला जाता है। साइक्लिक AMP जो होता है ये जा करके सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज A की स्ट्रक्चर को मैंने पिछली वीडियो के अंदर काफी अच्छे से दिखाया हुआ है। उसकी 4 सब यूनिट होती हैं,
दो सब यूनिट जो होती है वो रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं, दो सब यूनिट जो होती हैं वो कैटालिटिक सब यूनिट होती हैं। तो ये जो साइक्लिक ईएमपी है ये जा करके रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हो जाता है, उसको बांध देता है, जिससे कि प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक सब यूनिट होती है वो सीएफटीआर एनायन चैनल को ओपन कर देती है। सीएफटीआर क्या होता है? सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। जैसे ही ये ओपन होता है चैनल, सेल के अंदर बहुत सारे क्लोराइड आयंस जो होते हैं उनका इफ्लक्स होता है, यानी बहुत सारे आयंस और साथ में वाटर, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे सेल से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से मैसिव वाटरी डायरिया कॉज हो जाता है, यानी कि बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, शरीर में पानी की कमी पड़ जाती है और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं ओआरएस का घोल या लेमन जूस या कोकोनट वाटर, इस तरह के मतलब ऐसे फूड सजेस्ट करते हैं जिससे कि डाइजेशन अच्छे से हो सके और बॉडी के अंदर वाटर की कमी भी ना हो और इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो जाए। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सेल सिग्नलिंग का पार्ट 7 कोलेरा टॉक्सिन मैकेनिज्म के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।